विद्यार्थियों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो है चर्चा करेंगे। भारतीय जो संविधान में कहा गया है कि जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान का यह नामकरण अमेरिकी संविधान के समान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां अमेरिका के समान नहीं हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसके अंतर्गत बच्चों कार्यपालिका का जो वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। यानी जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। राष्ट्रपति जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट के जैसी है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ राज्य के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन पूर्व ही वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संघ के इस समय इस सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यताओं का होना आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह व्यवस्था जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है। व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। इस पद्धति में कैसे चुनाव होता है? इसमें है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों और 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य की विधानसभाओं और संघीय विधान मंडलों को इसलिए सम्मिलित किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में
संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को भी सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय पद प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं कि ये जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। संसद और राज्यों के संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मत पत्र के द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए जो सूत्र है वो है दिए गए मतों की संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या की भाग देकर उसमें एक जोड़ दिया जाता है, भाग एक कर दिया जाता है। तो न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है कि ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो सके। पर एक व्यक्ति को राष्ट्रपति प्राप्त हो सके, इस व्यवस्था से ही वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सकेगा, है ना। यानी स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए उसको एक कोटा निर्धारण का यह सूत्र दिया गया है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जा सकती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद या प्रथम वरीयता फर्स्ट प्रेफरेंस के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली पसंद की गणना से ही उम्मीदवार को चुनावी कोटा यानी मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो दूसरी पसंद वालों की मतों की गणना की जाती है। लेकिन यदि पहली पसंद के मतों की गणना से किसी भी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त न हो तो फिर वह दूसरी और तीसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधित्व के आधार पर भी मतों का मूल्य निर्धारण किया जाता है। जिस निर्वाचक मंडल को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचित किया जाता है, उसके जो सदस्य दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य मंडलों और संघीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व्यवहार के अंतर्गत स्थिति यह है कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से जो ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता और प्रत्येक सदस्य के मत के मूल्य या मतों की संख्या के लिए एक सूत्र के आधार पर निश्चित की गई है। यानी कुछ सिद्धांत इसके बारे में निश्चित है कि भारतीय संघ के कुछ राज्यों की विधानसभा के सदस्य अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ राज्यों या संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र तथा राज्यों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। इसलिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने मत हैं उतने ही मत संसद सदस्यों को द्वारा दिए जाने चाहिए। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निश्चित करने के लिए एक सूत्र का जो है प्रयोग में लाया जाता है, जो है किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मतों की संख्या का मूल्य को ज्ञात करने के लिए
राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या में राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र की संख्या का भाग 1000 करके दिया जाता है। दूसरा, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य निकालने के लिए समस्त राज्यों और संघीय विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग और संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में उसका भाग दिया जाता है। मतों की गणना के संबंध में इस सूत्र और प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभावों में जनसंख्या के आधार पर एकरूपता रहे और समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद में बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त रहे। इस प्रकार के मतों के मूल्य के आधार पर गणना की जाती है और यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में कोई उम्मीदवार जीत के लिए आवश्यक 50% से अधिक मत नहीं मिलते तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है और उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति की जो ये निर्वाचन प्रणाली में का जो है इसका जो प्रक्रिया को हमने समझा और आज के इस वीडियो में अभी इतना ही करेंगे। धन्यवाद।